नमस्कार आप सभी के लिए। ये आज आपका एडिटोरियल है, द हिंदू में पब्लिश हुआ है। लिखा किसने है? ये सुहासिनी हैदर जी ने। कह क्या रही हैं ये एडिटोरियल, किस पर बेस्ड है? तो आपको अभी मालूम होगा, जो इंडिया और अमेरिका के बिटवीन हर साल क्या होती है, दो दो अधिकारी उनकी तरफ से आते हैं, दो अधिकारी हमारे तरफ से, या दो लोग उनकी तरफ से और दो लोग उनकी तरफ से। तो ऐसी बैठक होती है, हर हर साल होती है ये। तो अब फिर से होने जा रही है। और जो अमेरिका के जो चुनाव हैं वो भी सर पर हैं। तो उसी चीज़ को ये बोल रही हैं कि ड्राइव अ हार्डर बार्गेन, मतलब अब की बार क्या करना आप, क्योंकि 2016 में क्या हुआ था कि अमेरिका के जो डेमोक्रेट के जो अधिकारी थे, डेमोक्रेटिक पार्टी के, मतलब बराक ओबामा का शासन था उस समय। तो बराक ओबामा के शासन के दो लोग या दो अधिकारियों की बात हुई, भारत के दो अधिकारियों की बात हुई, और उन्होंने ये कहा कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो है वो आप साइन कर लो, इंडिया से कहा। ठीक है। तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने बात भी मान ली, लेकिन इंडिया को उस समय वास्तविकता में क्या होना था, रुकना था। तो अमेरिका ने कहा कि भाई इंडिया से क्या आप पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट वो कर लो। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में ऐसा है कि आपको कोयला का कम यूज़ करना है। कोयला का कम यूज़ करने का सीधा सा मतलब है वो क्या, इंडस्ट्रियल लेवल पर अफेक्ट करता है। किसी भी जो भी राष्ट्र पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को साइन करेगा, उसकी जो इंडस्ट्रियल कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। इंडस्ट्रियल कॉस्ट बढ़ने से प्रोडक्ट के दाम बढ़ेंगे और मैन्युफैक्चरिंग पे असर पड़ेगा। तो उसके एवज में अमेरिका ने ये कहा कि हम क्या करेंगे कि आपको पैसा देंगे कुछ, और हम भी साइन कर रहे हैं तो हम पैसा देंगे आपको, क्योंकि हम विकसित हैं और आप विकासशील हो। तो इंडिया मान गया। इंडिया ने घोषणा भी कर दी। लेकिन हुआ उल्टा कि भाई जो डेमोक्रेटिक के बराक ओबामा या डेमोक्रेटिक पार्टी का जब शासन था उस समय जो एग्रीमेंट हुआ था, उसकी बजाय रिपब्लिकन पार्टी के जो ट्रम्प थे वो जीत गए। और उन्होंने क्या किया, अमेरिका को बाहर खींच लिया। मतलब पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर खींच लिया, मतलब उन्होंने जो मदद का आश्वासन दिया था कि हम जो आपको पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से जो नुकसान होगा उसकी भरपाई करेंगे, वो पैसा देने से भी ट्रम्प ने मना कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, इंडिया का क्या हुआ, नुकसान हुआ। ठीक है। तो वही इन्होंने बोला है कि ड्राइव हार्डर बार्गेन एट अ दिल्ली मीट। अब क्या करना आप, जो बार्गेनिंग होगी या जो वार्तालाप होगा उसमें इंडिया के स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखना। ऐसा ना हो कि आप 2016 जैसी नरमी दिखा दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। तो 2016 की बात है। इन 2016, जस्ट मंथ बिफोर द यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन या राष्ट्रपति चुनाव के जस्ट एक महीने पहले की बात है। उस समय के तत्कालीन यूएस सेक्रेटरी थे कौन, जॉन केरी। और इंडिया के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर थी, विदेश मंत्री जो थी, वो थी सुषमा स्वराज। उन्होंने बात की, हैड डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट द पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट विद यूएस, अर्जिंग टू इंडिया टू साइन एट द अर्लीएस्ट। और उस समय जब दोनों के बिटवीन डिस्कशन जो हुआ था तो उसमें ये बात रखी गई थी कि प्रायोरिटी में और जितने जल्दी हो सके इंडिया इसको क्या करे, ज्वाइन कर ले। पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट दे इशू इंक्लूड द यूएस डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, यूएस जो है डेवलप्ड कंट्री कमिटमेंट टू मोबिलाइज 100 बिलियन, सोचो आप, $100 बिलियन पर ईयर बाय 2020 as part of the Green Climate Fund to help developing countries such as India with climate adaptation method and renewable technology। और उस समय के जो तत्कालीन उनके जॉन हैरी थे, उन्होंने ये कहा कि इंडिया इसको तुरंत से तुरंत जितने जल्दी हो वो कर ले, साइन कर ले। और उससे क्या होगा कि हम एक फंड बना रहे हैं, उसमें 100 बिलियन का जो फंड है, 100 अरब के समथिंग का जो फंड है, 100 अरब डॉलर का फंड, 100 अरब को आप इंटू 70 में कर दो तो रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उतने का ये फंड बना रहे हैं, और उस फंड की मदद से जितनी भी डेवलपिंग नेशन है जो भी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन करेंगे उनको पैसे पैसे दिए जाएंगे। तो ये बात की गई थी। और आपको वर्तमान में मालूम होगा कि यूएस ने अपने हाथ उससे पीछे कर लिए। देन द पेरिस अकॉर्ड पुश द रेटिफिकेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट वाज देन यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामास लीगेसी प्रोजेक्ट। तो जो रेटिफिकेशन था इस प्रोजेक्ट को, या जो प्रेशराइज किया जा रहा था, वो किसके द्वारा प्रेशराइज किया जा रहा था, उस समय के बराक ओबामा जो प्रेसिडेंट थे उनके द्वारा। एंड वॉशिंगटन वाज पुशिंग फॉर इंडिया टू ज्वाइन बिफोर द इलेक्शन डे। और वॉशिंगटन
इंडिया को पुश कर रहा था कि भाई आप इलेक्शन डे से पहले इस चीज़ को ज्वाइन कर लो, जिससे क्या हो कि वहाँ के राष्ट्रपति चुनाव में ये मदद मिल सके बराक ओबामा या डेमोक्रेटिक पार्टी के रिगार्डिंग। ठीक है, फिर क्या हुआ, November 8 इन बिड टू हेल्प द डेमोक्रेटियन हिलेरी क्लिंटन विथ हर कैंपेन अगेंस्ट रिपब्लिकन नॉमिनी डोनाल्ड ट्रंप हु वाज अगेंस्ट द पेरिस डील। तो वहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो पेरिस डील के अगेंस्ट थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का सीधा सा मसला ये था कि हम $100 बिलियन क्यों विकासशील देशों को दें, तो इस हिसाब से वो अगेंस्ट थे। वाइल न्यू दिल्ली कुड हैव चोज टू वेट फॉर द रिजल्ट द यूएस इलेक्शन प्राइम मिनिस्ट्रियल, उस समय अब लेकिन इंडिया क्या कर सकता था, उसी दौरान वेट कर सकता था, लेकिन वेट नहीं किया। भारत के जो प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने वेट नहीं किया। मोदी डिड नॉट and announced a few weeks after Mr. Kerry's visit, India would ratify the UN climate protocol on October 2 to mark महात्मा गांधी's birthday। तो जब जून में वो आए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अनाउंस कर दिया कि भैया October 2 जो आने वाला है उसमें जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उसका साथ देगा इंडिया। ठीक है, तो ये घोषणा कर दी। Month later, on June 1st, 2017, the new US president months later मतलब कुछ महीनों बाद क्या हुआ, कुछ महीनों बाद मतलब 1 जनवरी को जीत जाते हैं तो कुछ महीने मतलब 6-7 महीनों के बाद 2017 में, जून 2017 में क्या हुआ कि जो जीते हुए राष्ट्रपति थे वो कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने ये अनाउंस कर दिया दैट द यूएस वुड एग्जिट द पेरिस एग्रीमेंट एंड ऑल्सो रिवोक यूएस promise toward the GCF, calling it very unfair। और क्या होगा, साथ ही साथ एक तो एग्जिट कर लिया एग्रीमेंट से, और दूसरा फिर क्या किया, जो भी प्रॉमिस किए गए थे ग्रीन कॉमन फंड के लिए, ग्रीन कॉमन फंड नहीं, ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए, तो वो उनके जितने भी प्रॉमिस किए गए थे उनको क्या कर दिया, वापस उन्होंने हाथ खींच लिया कि हम ये सब फुलफिल नहीं करेंगे, वेरी अनफेयर। उन्होंने इसका हवाला क्या दिया कि ये बहुत ही अनफेयर है और यूएस की इकोनॉमी को ध्वस्त करने वाले हैं। इंडिया मेक अ पार्टिसिपेशन कंटिजेंट ऑन रिसीविंग बिलियंस ऑफ डॉलर इन फॉरेन एड फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज। तो इंडिया की जो मतलब सदस्यता थी या जिस भाव से उसने क्या किया था, जिस कारण से उसने ये किया था, तो उसमें था क्या, बिलियन डॉलर फॉरेन एड के थ्रू, डेवलप्ड कंट्री के थ्रू मिलेगा उसके लिए। मिस्टर ट्रंप एडेड कन्वीनियंटली इग्नोरिंग द फैक्ट दैट इट वाज बेस्ड ऑन हिज प्रेडेसर्स, मतलब इनके पूर्वज के द्वारा वो निर्धारित किया गया या पूर्व के शासन के द्वारा निर्धारित किया गया था। प्रोमिस दैट इंडिया हैड मेड इट्स कैलकुलेशन, और उन सभी के प्रॉमिस के आधार पर या उनके वादों के आधार पर इंडिया ने अपनी जो है कैलकुलेशन कर ली और ये गलत था, सीधी सी बात। तो इस हिसाब से यूएस डायरेक्ट पीछे हट गया। दिस टाइम द इंडो पैसिफिक, अब लेकिन वर्तमान में क्या है, उस समय पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था, अब क्या है, इंडो पैसिफिक वो है। तो एज द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो मेक हिज वे टू इंडिया नेक्स्ट वीक, हिस्ट्री में जस्ट बी रिपीटिंग इटसेल्फ। तो अब क्या है, फिर से माइक पोम्पियो आ रहे हैं और अब क्या है, इंडो पैसिफिक का मुद्दा है जहाँ पे चीन का बढ़ता प्रभुत्व है। तो हो सकता है कि वो कुछ ऐसे वादा कर जाएं और फिर बाद में अगर कोई दूसरी पार्टी जीतती है तो वो वादा खिलाफी कर दे। तो हो सकता है कि वो हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ, मतलब इतिहास खुद को फिर से दोहराए। दिस टाइम मिस्टर पोम्पियो इज कमिंग एग्जैक्टली अ वीक बिफोर द इलेक्शन एंड हिज ब्रीफ इज क्लियर। तो अब क्या है, अब एक हफ्ते पहले तुरंत आ रहे हैं और उनका जो ब्रीफ है वो बिल्कुल क्लियर है कि क्या करें, टू एंश्योर दैट न्यू दिल्ली also Sri Lanka, Maldives and Indonesia that are on his itinerary from October 21st to October 30। तो यहाँ पर क्या है, इटिनरी का मतलब आपका ये होता है कि यात्रा का पूरा सिस्टम है। तो यहाँ पर न्यू दिल्ली जाएंगे, वो श्रीलंका जाएंगे, मालदीव जाएंगे, इंडोनेशिया जाएंगे, यहाँ पूरा का पूरा। और उनका सीधा सा मतलब है कि मेक अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट टू द यूएस ऑन प्लान इन इंडो पैसिफिक। तो जो इन सभी को क्या है, इंडो पैसिफिक रीजन है जो समुद्र का, वहाँ पर ये सभी प्रभुत्व रखते हैं अपना। तो वहाँ पे इन सब से क्या रहे, यूएस के पक्ष में वोट करने के लिए
इन सभी देशों की वो यात्रा कर रहे हैं और एक दृढ़ निश्चय सोच रहे हैं, एक कमिटमेंट की तलाश कर रहे हैं कि ये सब चाइना के साथ ना जाके अमेरिका के साथ जाएं। मिस्टर पोम्पियो हैज़ मेड नो बोन अबाउट हिज मिशन, और उन्होंने अपनी कोई बोन नहीं बनाई है, मतलब बोन से मतलब सीधा सा बात है, कोई एक दृढ़ निश्चय करके नहीं आए हैं कि उनके मिशन क्या है, ठीक है। ही सेड ही वाज श्योर दैट हिज मीटिंग would include discussion about how free nation can work together thought threat posed by the Chinese Communist Party। और उन्होंने ये कहा कि हम सभी नेशंस का एक हम इंक्लूड करना चाहते हैं कि हम सभी नेशन क्या डिस्कशन करें और चाइना की जो पीएलए कम्युनिस्ट पार्टी है उसका क्या कर पाए प्रशांत महासागर में, सॉरी इंडो पैसिफिक रीजन में विरोध कर पाए। तो ये एक डिप्लोमेटिक वो हो गया, कोई एक ठोस वो नहीं हुआ। तो उन्होंने अपनी चीज़ें या पत्ते खोले नहीं है अभी तक। जस्ट अ फ्यू वीक एगो एट द क्वाड फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग, कुछ ही हफ्ते पहले क्वाड की जो मीटिंग हुई थी, आपको मालूम हो चाहे ना हो, जापान में हुई थी। तो उस समय भी मिस्टर पोम्पियो हैड सेड दैट पार्टनर इन दिस क्वाड ऑस्ट्रेलिया इट्स मोर क्रिटिकल नाउ देन एवर दैट वी कोलैबोरेट टू प्रोटेक्ट आवर पीपल एंड पार्टनर फ्रॉम द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एक्सप्लॉयटेशंस। तो यहाँ पर उन्होंने उस समय भी यही कहा था कि जो हम 4 पार्टनर जुड़े थे या 4 देश जुड़े थे, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और इंडिया है, वो जिन हितों को के लिए या जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जुड़े थे, अब हम सभी की ज़रूरत और बढ़ गई है, क्योंकि जैसे कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, जिस हिसाब से करप्शन फैला रही है और शत्रुता बढ़ा रही है, शत्रुता बढ़ा रही है और जबरदस्ती, कोएरेशन मतलब जबरदस्ती आपके साथ, मतलब बेवजह में, जैसे अभी आप स्टैंड ऑफ देख रहे होगे तो वो कर रही है। इन कंट्रास्ट इंडिया हैज मेंटेन्ड दैट मेंबरशिप ऑफ क्वाड इज अलाइन टू इट्स इंडो पैसिफिक पॉलिसीज। और इन सब के बिटवीन, मतलब ये क्या करता रहा, यूएस के जो माइक पोम्पियो थे वो लगातार चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का क्या करते रहे, विरोध करते रहे, या सेंटर पॉइंट चाइना के मुद्दे को बनाते रहे, चाइना के विस्तारवादी या इन सब नीतियों को। लेकिन जो उसके विपरीत इंडिया ने क्या किया, इंडिया स्टिक रहा, स्थित रहा किस चीज़ पर, कि हम इंडो पैसिफिक पॉलिसी पर ही ध्यान देते हैं। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेट एट संघाई ला इंडिया डायलॉग इन 2018 बाय नो मीन डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी कंट्री। और 2018 में ही जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने स्पेशल क्लियर कर दिया था कि इंडो पैसिफिक में जो भी हम अपनी ताकतें बढ़ा रहे हैं, हमारी जो नीतियां हैं, वो किसी राष्ट्र के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हमारी सुरक्षा के हित के लिए सब किया जा रहा है। वाइल देयर इज नो डाउट दैट Beijing's relentless aggression against India at the line of actual control this year and its refusal to disengage or withdraw from land China's People's Liberation Army has occupied more than 6 months is changing India's priorities. The Narendra Modi government had maintained that it will resolve issue with China bilaterally। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद, उस समय तो जो कहा सो कहा, ठीक है, अभी जो क्वाड मिलिट्रियल मीटिंग हुई उसमें भी क्या रहा, इंडिया इंडो पैसिफिक पे ही मतलब स्थिर रहा। उसने डायरेक्ट चाइना की बुराई नहीं की या डायरेक्ट चाइना पर अटैक नहीं किया, ठीक है। और उसी दौरान भले ही चाइना रिलेंटलेसली, मतलब एक एग्रेशन दिखाता रहा रिलेंटलेस रूप से इंडिया के अगेंस्ट, फिर भी इंडिया क्या रहा, शांत रहा। और अभी भी इंडिया क्या कह रहा है कि हम बायलैटरली या द्विपक्षीय तरीकों से, मतलब इंडिया चाइना बैठकर बायलैटरली ही इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, सुलझाएंगे। एनी शिफ्ट दैट पोजीशन एट द यूएस प्रोमोटिंग मस्ट ऑल्सो एक्रू बेनिफिट फॉर इंडिया। तो अब जो भी हो, माइक पोम्पियो आ रहे हैं, जो भी वो सजेशन देते हैं, लेकिन उसमें ये होना चाहिए कि उसमें इंडिया के जो हित हैं उनमें वृद्धि होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पिछले बार के जैसा कि प्राय पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का आपने वादा किया और आप वादा खिलाफी करके खुद ही बाहर हो लिए। तो इलेक्टोरल कैलकुलेशन, अब अगर इन सब का इलेक्टोरल कैलकुलेशन क्या है कि इंडिया में क्यों आ रहे हैं, वो एक हफ्ते पहले ही क्यों आ रहे हैं, तो मिस्टर पोम्पियो टेनोज पोजीशन, टेनोज मतलब होता है बहुत छोटी सी पोजीशन, मस्ट ऑल्सो भी कंसिडर्ड क्लोजली, इसको भी क्लोजली से
कंसिडर्ड या ध्यान दिया जाएगा। फॉर वन इट by no mean clear that Mr. Trump will win the presidential election or the Mr. Pompeo will remain in that spot। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हो सकता है ट्रंप हार जाए और मिस्टर पोम्पियो उस पोस्ट पर रहे ही ना। In fact, all presidential poll as well as prediction for the US Electoral College point to be probable win of Democratic presidential nominee Joe Biden। और जो अमेरिका के जितने भी पोल होते हैं, जो चुनावी सर्वे होते हैं, उसमें जो बाइडेन को अभी क्या है, विन दिखाया जा रहा है या जीतता हुआ दिखाया जा रहा है। इवन इफ मिस्टर ट्रंप डज विन द इलेक्शन, इट रिमेन्स टू बी सीन हाउ फार ही विल टेक टाई विद चाइना टू ब्रिंक वंस ही डस्ट ऑफ हिज कैंपेन रेथोरिक। और अगर मान लो मिस्टर ट्रंप भी जीतते हैं तो ये देखना पड़ेगा कि वो कितने अगेंस्ट जा सकते हैं चाइना के। ठीक है, कि मान लो अभी तो चाइना की चलो बुराई या जो भी कर रहे हैं रेथोरिकली जो कैंपेन में है वो, लेकिन वो वास्तविकता में प्रैक्टिकली चाइना का कितना अगेंस्ट जाएंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उनका ट्रेड बहुत एंगेज्ड हैं दोनों, ट्रेड रूप से मतलब व्यापारिक रूप से अमेरिका और चाइना दोनों बहुत एंगेज्ड हैं। तो द बेट ऑफ कमिटमेंट मेड बाय मिस्टर पोम्पियो ड्यूरिंग हिज इंडिया विजिट कुड दस बी असेस्ड बेटर इन सिमिलर विजिट मेड इवन अ वीक लेटर। तो जो एक वीक पहले उन्होंने विजिट की, इसको असेस्ड ज़्यादा अच्छे से किया जा सकता था अगर ये एक वीक बाद में आते, जब रिजल्ट आ जाता है या जो भी है चुनाव हो जाते। वंस द इलेक्शन रिजल्ट आर मोर क्लियरली नोन, जब इलेक्शन के जो रिजल्ट है वो क्लियरली साफ हो जाते हैं कौन जीतने वाला है। इन द इवेंट मिस्टर बाइडन विन, इंडिया विल हार्डली हैव endeared itself to incoming administration by making strong statement of solidarity with Trump policies, strategic और otherwise। तो अगर मान लो जैसे बाइडन का शासन आ गया, ठीक है, और या डेमोक्रेटिक का शासन आ गया, तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल होगा अपनी सीट बचाना या अपने पक्ष में लेना। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि जब सॉलिडेरिटी क्या है, इंडिया ने ट्रंप की पॉलिसी को रणनीतिक तौर से और अदरवाइज दूसरे अदर टाइप से या दूसरे अदर रास्तों से सॉलिडेरिटी ट्रंप के लिए दिखाई है इंडिया ने पिछले। अब कैसे दिखाई है वो समझो आप। द टू रैली मिस्टर मोदी हैड हेल्ड विथ मिस्टर ट्रंप इन ह्यूस्टन 2019 एंड अहमदाबाद 2020 एज वेल एज हिज यूज द ट्रंप कैंपेन स्लोगन अब की बार ट्रंप सरकार हैव ऑलरेडी बीन नोटेड विद इन द डेमोक्रेटिक कैंपेन। तो यहाँ पर 2019 में ह्यूस्टन में जो मोदी जी ने कहा वो, अहमदाबाद में मोदी जी ने कहा वो, ठीक है, और उन्होंने क्या कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार। तो ये नोट किया गया डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारों के द्वारा जो पहले इंडिया के क्या थे, पक्ष में थे या इंडिया के सपोर्टर थे। और इसके कारण उन्होंने क्या किया कि जो सपोर्टर थे इंडिया के डेमोक्रेटिक के, वो क्या ह्यूस्टन की रैली से खुद को नदारद कर लिया था या छोड़कर चले गए थे। चाइना एंड इंडियाज थ्री फ्रंट, चाइना इंडिया के थ्री फ्रंट है कहाँ। एज अ रिजल्ट साउथ ब्लॉक मस्ट कंसिडर केयरफुली जस्ट व्हाट इट डिस्कस्ड एंड प्रोजेक्ट फ्रॉम मीटिंग विथ मिस्टर पोम्पियो एंड यूएस डिफेंस सेक्रेटरी मार्क एस्पर एज द अराइव फॉर थर्ड इंडिया US 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग विथ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर प्रसाद एंड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो यहाँ पर साउथ ब्लॉक एज अ साउथ ब्लॉक मतलब इंडिया को साउथ ब्लॉक कहा जाता है, एशिया का साउथ का हिस्सा कहा जाता है, ठीक है। तो एज अ जो साउथ ब्लॉक है, हमें बहुत ही केयरफुली डिस्कस करने पड़ेंगे जो भी प्रोजेक्ट हैं माइक पोम्पियो के साथ। जो बैठक होने वाली है इंडिया की तरफ से एस जयशंकर प्रसाद और हमारे जो राजनाथ सिंह मिनिस्टर हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इन दोनों के बीच में चाइना हैज़ गोन फ्रॉम बीइंग द एलिफेंट इन द रूम, और चाइना क्या है, जा चुका है कहाँ से, एलिफेंट इन द रूम, कि भाई एलिफेंट से निकल चुका है रूम से। डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्टीफन वाइगन डिस्क्राइब इट अर्लियर दिस मंथ, जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये डिस्क्राइब किया था ये फ्रेज यूज करके, ठीक है। टू बिकमिंग एन एजेंडा आइटम ऑन द टेबल देयरफॉर, तो चाइना तो एक एजेंडा बनेगा ही, सीधी सी बात है, एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। देयरफॉर इट इज क्रिटिकल टू स्टडी जस्ट हाउ इंडिया होप टू कोलैबोरेट विद US ऑन चैलेंजिंग विद बीजिंग
पोज ऑन ईच ऑफ इंडियाज 3 फ्रंट। तो यहाँ पर अब ये देखना होगा कि इंडिया यूएस से किस प्रकार के प्रस्ताव रखता है या किस हिसाब से चाहता है यूएस के साथ एंगेज होना। क्यों एंगेज होना? क्योंकि जो चुनौतियां हैं बीजिंग के द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही हैं इंडिया को 3 फ्रंट से। 3 फ्रंट कौन कौन से? एक तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन द मैरीटाइम स्फीयर, समुद्री सीमाओं में, एंड द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन रीजन सराउंडिंग इंडिया। तो यहाँ पर सार्क के अंदर जो 3 चुनौतियां जो प्रोवाइड करवा रहा है, तो इन सब चीज़ों में बात होगी और देखना होगा कि इंडिया अपने चीज़ों को किस हिसाब से वहाँ पर प्रेजेंट करता है। ऑन द मैरीटाइम स्फीयर डिस्कशन विल नो डाउट इंक्लूड strengthening tie in the Indo-Pacific, enhancing joint military exercise like मालाबार। अगर मैरीटाइम स्फीयर की बात करें तो डिस्कशन विल नो डाउट इंक्लूड, जो डिस्कशन होगा मैरीटाइम के रिगार्डिंग वो यही होगा कि जो इंडो पैसिफिक रीजन में है क्या हो, हमारी जो एकता है या हमारे जो संबंध है वो मजबूत हों या और देशों को वहाँ पर साथ में लाया जाए। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जैसे कि मालाबार हुआ, वेयर द एंटायर क्वाड इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया विल पार्टिसिपेट नेक्स्ट मंथ इन अ बे ऑफ बंगाल, जो कि होने वाली है और नेक्स्ट महीने चारों ही क्वाड के जो मेंबर हैं वो उसमें क्या होने पार्टिसिपेट होंगे। एंड द अरेबियन सी एंड कंप्लीटिंग द लास्ट ऑफ फाउंडेशनल एग्रीमेंट विद द बेसिक एक्सचेंज ऑफ कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो पॉलिटिकल कोऑपरेशन बेका। तो मिलिट्री एक्सरसाइज तो होंगी, साथ ही साथ जो बेका साइन हुआ इसका भी एक महत्व है। ठीक है। ऑन द सार्स रीजन मिस्टर पोम्पियो इज स्पीकिंग विथ हिज फीट गिवन दैट हिज ट्रेवल विल टेक हिम टू माली एंड कोलंबो एज वेल। तो यहाँ पर उन्होंने यही कहा, मतलब स्पीक कर रहे हैं अपने जो यात्रा है यात्राओं से ये दिखा रहे हैं कि क्वाड में हो सकता है माली और कोलंबो को भी शामिल किया जाए या यूएस के जो भी प्लान है, मान लो क्वाड में भी शामिल नहीं हुए, यूएस की जितनी भी रणनीति हैं उसमें माली मतलब मालदीव, कोलंबो मतलब श्रीलंका को भी इंक्लूड किया जा सकता है, क्योंकि जैसी उनकी यात्रा प्रस्तावित है 25 से 30 अक्टूबर तक, तो हो सकता है इन दो देशों को भी क्या करेंगे वो कंक्लूड करेंगे। इन माली द यूएस हैज़ ऑलरेडी अनाउंस्ड अ डिफेंस एग्रीमेंट। और माली की बात करें, मालदीव्स की बात करें तो यूएस ने पहले से ही अनाउंस्ड कर चुका है डिफेंस एग्रीमेंट के बारे में, दैट विल पेव द वे फॉर स्ट्रेटेजिक डायलॉग, और जिसने एक रास्ता निकाला है या रास्ता अख्तियार किया है कि जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग है एंड अनलाइक इन पास्ट स्ट्रेटेजिक डायलॉग है मालदीव के यूएस के साथ वो हो पाए, जो कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। न्यू दिल्ली हैज़ नॉट ऑब्जेक्टेड to ceding space in this area of influence in Indian Ocean region as it will allow the US to counter Chinese influence there। तो यहाँ पर क्या है कि जो नई दिल्ली है या इंडिया है वो बिल का उसका कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि वो अपना इन्फ्लुएंस है वो मैरीटाइम में कम कर दे, तो हो सकता है वो यूएस को अलाउ कर दे कि भाई आप चाइना को काउंटर करने के लिए आ जाओ। विद श्रीलंका टू, श्रीलंका भी यही चाहेगा जैसा इंडिया सोच रहा है। द यूएस हैज़ अ पेंडिंग डिफेंस एग्रीमेंट बट मोर इम्पोर्टेंटली डिस्कशन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड प्रोग्रेस ऑन इट्स मिलेनियम चैलेंज कोऑपरेशंस MCC offer a 5-year aid grant about 480 million that is meant to offer alternative to the Rajapaksa government will be की। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये तो खोज ही रहा है, लेकिन उसके साथ जो अमेरिका के साथ MCC है जो साइन होने वाली है, मतलब डिफेंस डील तो अभी पेंडिंग में है, उन पर बात चल रही है, लेकिन जो MCC है वो 480 मिलियन देने वाला है। तो सीधी सी बात है वो राजपक्षा गवर्नमेंट के लिए बहुत एक अच्छा अल्टरनेटिव होने वाला है। ठीक है। एट द टाइम व्हेन इंडिया इज delaying श्रीलंका's रिक्वेस्ट फॉर डेप्थ रिलीफ गिवन इट्स ओन इकोनॉमिक constraint, the US aid offer will be seen as a one way of staving off China's intrude into श्रीलंका। तो यहाँ पर क्या है कि जो श्रीलंका कंटिन्यूसली इंडिया से बोल रहा है कि भाई आप हमें कुछ जो भी लोन लिया होगा या जो भी है उसमें कुछ माफ़ी दे दो, तो इंडिया भी क्या कर रहा है उस चीज़ को टाल रहा है। तो जो यूएस की जो मदद है जो 480 मिलियन की, वो श्रीलंका को मदद करेगा कि वो चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करे। अगर कोई मदद नहीं करता है तो उसे मजबूरन किससे चाइना से पैसा लेना पड़ेगा, और पहले ही वो अपना एक पोर्ट खो चुका है चाइना के हाथों में। तो ये इस हिसाब की चीज़ है। फाइनली एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग क्या है, विल हाउ द यूएस एंड इंडिया कैन कोलैबोरेट।
आफ्टर ऑल या अंततः हम यही देखेंगे कि यूएस और इंडिया कैसे कोलैबोरेट करेंगे इफ दे कैन ऑन डीलिंग विद इंडियाज मोस्ट इमीडिएट कॉन्टिनेंटल चैलेंज फ्रॉम चाइना एट LAC। हो सकता है ये हो डील कर लें कि भाई जो कॉन्टिनेंटल चैलेंज है या जो समुद्री सीमा नहीं है, इसको क्या बोलेंगे आप, सतही सीमा पर जो स्टैंड ऑफ है, उस चैलेंज को देखते हुए गठजोड़ कर लें। वाइल द इंडियन आर्मी विल डिफेंड its border with China on its own, there is much that Mr. Pompeo could promise apart from enhancing the expediting US defense sales to India. Mr. Pompeo must, तो यहाँ पर हो सकता है कि अभी तो इंडियन आर्मी खुद ही अपनी दम पर वो कर रही है, लेकिन जो मिस्टर पोम्पियो हैं वो हो सकता है प्रोमिस कर दें कि भाई जो यूएस की डिफेंस सेल्स है इंडिया के लिए वो ज़्यादा खोल देंगे, या यूएस का जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो इंडिया को ज़्यादा देंगे। मिस्टर पोम्पियो मस्ट और मिस्टर पोम्पियो को करना भी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कमिट टू कीपिंग द प्रेशर ऑन पाकिस्तान ऑन टेररिज्म, कि जैसा कि अमेरिका कमिट करता है टेररिज्म के अगेंस्ट है, तो इससे क्या होगा, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हथियार इंडिया को मिलेंगे तो पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ेगा। डिस्पाइट द यूएस नीड फॉर पाकिस्तान असिस्टेंट इन अफगान तालिबान टॉक, बजाय इसके कि यूएस को अभी पाकिस्तान की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जो अफगानिस्तान में तालिबान टॉक होने वाली है उसमें पाकिस्तान एक अहम किरदार है। अ फर्म यूएस स्टेटमेंट इज इन दिस रिगार्ड मे ऑल्सो disperse the pressure the Indian military face in planning for two-front conflict with China। और इस रिगार्डिंग अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट होता है या इस पर बात करता है या यूएस समर्थन की कोई बात करता है, तो जो इंडिया की आर्मी है उस पर जो प्रेशर है वो हो सकता है कुछ कम हो। अदर की एरिया, जो अलग अलग कुछ एरिया है वहाँ पर मिस्टर पोम्पियो शुड बी पुश्ड ऑन रिजॉल्विंग ट्रेड इशू विथ इंडिया। तो मिस्टर पोम्पियो को पुष्ट करना चाहिए जो ट्रेड इशू है इंडिया के साथ उनको। एन एरिया विद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैड बीन पर्टिकुलरली टफ एंड परहैप्स कमिट टू रीस्टोरिंग इंडियाज जर्नलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस स्टेटस फॉर एक्सपोर्ट। तो सीधी सी बात है, जो ड्यूटी लगा रखी है और जहाँ पे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन क्या है टफ तरीके से काम कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट, उन सभी बातों पर डिस्कशन होना चाहिए। द गवर्नमेंट कुड प्रेस फॉर मोर कोऑपरेशन ऑन 5G टेक्नोलॉजी शेयरिंग। गवर्नमेंट हमारी प्रेस कर सकती है कि जो 5G टेक्नोलॉजी शेयरिंग है उस पर ज़्यादा दबाव बनाए कि यूएस भारत को सेंड करे। एन एश्योरेंस दैट S-400 मिसाइल सिस्टम परचेज्ड फ्रॉम इंडिया विल रिसीव एन एक्सेप्शन फ्रॉम यूएस काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्टिजमेंट एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट कास्टा सैंक्शंस। तो यहाँ पर जो कास्टा है, कास्टा क्या करता है, कास्टा लगा दिया जब रसिया ने यूक्रेन का अतिक्रमण किया या यूक्रेन पर अधिकार किया, तो यूएस ने सैंक्शन लगा दिया। यूएस ने सैंक्शन ये लगाया है कि जो भी रसिया से डील करेगा या जो भी देश रसिया से कुछ परचेज करेगा उस पर अमेरिका के सैंक्शन लगा दिए गए। तो अमेरिका के सैंक्शन, उन सैंक्शन से जो इंडिया क्या कर रहा है, S-400 खरीद रहा है रसिया से, तो इंडिया को क्या मिलना चाहिए, वहाँ पर आरक्षण मिलना चाहिए या इन सैंक्शन से मुक्ति मिलनी चाहिए, सिर्फ इंडिया के लिए स्पेसिफाइड। तो ये बात भी हो सकती है। वाई इनवाइटिंग मिस्टर पोम्पियो दिस क्लोज टू यूएस इलेक्शन, न्यू दिल्ली हैज टेकन अ कैलकुलेटेड एंड बोल्ड गैम्बल। तो यहाँ पर इनवाइट करके, पोम्पियो को इनवाइट करके, यूएस इलेक्शन जब नज़दीक हैं तब, तो न्यू दिल्ली ने वैसे ही अपना एक क्या कहिए जुआ खेला है। ठीक है, सीधी सी बात, जुआ खेला। मान लो अगर ट्रम्प जीत गए तो ये ठीक है, कुछ हद तक सही होगा। जो बाइडन जीत गए तो एक कहीं ना कहीं इंडिया के लिए हो सकता है प्रॉब्लम का सबब बन जाए। अनलाइक द एक्सपीरियंस ऑफ 2016, हाउएवर आवर लीडर मस्ट ड्राइव अ हार्डर बार्गेन टू कंसोलिडेट द पे ऑफ फ्रॉम द विजिट। तो यहाँ पर कम से कम 2016 के एक्सपीरियंस को लेकर ही चीज़ें सही कर लेते हमारे यहाँ के जो लीडर्स हैं वो, लेकिन फिर भी अब जो बातें करने आ ही रहे हैं तो उनसे बहुत हार्ड आप क्या करो, बार्गेन करो। ऐसा नहीं कि पिछली बार के थ्रू कि जैसा उन्होंने कहा और आपने मान लिया और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को आपने साइन कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर टुडे।